आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो अल्लाह का नाम लेकर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर 1966 में इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें से MCQs का लिहाज से इम्पॉर्टेंट यही है कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट दिसंबर 1966 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था और डिज़ाइन ऐसा किया गया था कि इस स्कीम को डिपॉजिटर की फ़्यूचर रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके, यानी फ़्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपॉजिटर फुलफ़िलमेंट की जा सके उनकी। और इसकी मैच्योरिटी जो है ये 10 साल तक होती है और इसको ऑटोमेटिकली इसको री इन्वेस्ट किया जाता है। आप अगर 10 साल गुजर जाते हैं और अपना कैश विड्रॉल नहीं करते और तो वो ऑटोमेटिकली आपकी दोबारा री इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर ली जाती है प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, यानी प्रॉफिट भी और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा कराया वो ओवरऑल सारा का सारा दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी मैं इसकी वर्किंग भी शो कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पॉपुलर स्कीम थी ये, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई थी और डिज़ाइन ऐसे किया गया था कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो इन्वेस्टर की फुलफ़िलमेंट की जा सकें, जो भी डिपॉजिटर अपने इन्वेस्टमेंट करता है। और ये एक सिर्फ ऐसी स्कीम थी 10 साल की मैच्योरिटी थी जिसकी, और यानी ये फिर ऑटोमेटिकली की भी हमने बात कर लिया कि री इन्वेस्ट प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट को दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया जाता है लेकिन बग़ैर किसी डिडक्शन के। तो ये डेनोमिनेशन है 500 रुपये का, 1000, 5000, 10,000, 5 लाख, 50,000, 1 लाख, 5 लाख एंड 1 मिलियन के सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से, शेड्यूल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यानी आप इतनी पेमेंट पे करें और उसके अगेंस्ट अपना जो सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पर्पस साइलेंट फीचर्स में आता है ये एलिजिबिलिटी फॉर परचेज़, यानी कौन इसको ख़रीद सकता है। एडल्ट ख़रीद सकते हैं, माइनर्स ख़रीद सकते हैं, 2 एडल्ट इन देयर जॉइंट नेम होकर भी ख़रीद सकते हैं। तो ये सिंगल एडल्ट, माइनर, 2 एडल्ट इन देयर जॉइंट नेम विद द ऑप्शन ऑफ पेएबल टू होल्डर जॉइंटली जॉइंट ए और पेएबल टू आइदर जॉइंट बी, ये बंदे को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद एडल्ट भी ख़रीद सकता है इन सर्टिफिकेट्स को ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल माइनर यानी जो 18 साल से कम होता है उसकी बिहाफ पर ख़रीदा जा सकता है। 2 माइनर्स जॉइंटली और हिमसेल्फ और सेल्फ एंड माइनर जॉइंटली, 2 माइनर जो हैं वो इकट्ठा भी इसको ख़रीद सकते हैं। प्रोसीजर फॉर परचेज़, प्रोसीजर क्या होता है इसका कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फुलफ़िल करना होता है, यानी उस फॉर्म को कहते हैं SC1 SC/I इसको कह सकते हैं। नेशनल सेविंग सेंटर से रिसीव किया जा सकता है, पाकिस्तान पोस्ट से लिया जा सकता है, स्टेट बैंक से लिया जा सकता है और शेड्यूल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया जा सकता है। इसमें आपने अपनी NIC की कॉपी भी साथ देनी होती है। अगर आप फॉरेनियर हैं तो इसके साथ अपना पासपोर्ट भी दिया जाएगा। तो उसके बारे में ये थोड़ी सी डिस्कशन लिखी हुई है, तो गो थ्रू कर लेना। लेकिन चीज़ें यही लिखी हैं कि कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड और इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल कॉपी ऑफ पासपोर्ट मे बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद चले जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या होती है। इसमें लिमिट की कोई हद नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम। उसके बाद इनकैशमेंट, यानी आप कब इसको इन कैश करवा सकते हैं, इन कैश एनी टाइम आफ्टर 1 मंथ फ्राम द डेट ऑफ परचेज़, यानी जिस डेट को आपने परचेज़ किया उसकी 1 मंथ बाद आप किसी भी टाइम इसको इन कैश कर सकते हैं। उसके बाद हम मोड ऑफ़ डिपॉज़िट पर चले जाते हैं। मोड ऑफ़ डिपॉज़िट यानी सर्टिफिकेट को मोड ऑफ़ डिपॉज़िट क्या होती है कि आप कैश की सूरत में भी कैश देकर सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। कैश की सूरत में ये होता है कि आप जैसे ही कैश दे देते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट वो सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपने चेक जमा कराया है तो तब आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट तब भी मिलेगा जब आपका चेक जो है वो रियलाइज्ड हो जाएगा, आपकी पेमेंट वहाँ से आपके अकाउंट से काट ली जाती है, तब आपको ये इशू किया जाता है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रॉफिट पेएबल ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। प्रॉफिट फाइनेंस डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान ने रेट फ़िक्स किए थे 19/7/2005 को। सिंपली इसको समझ लेते हैं कि फिर उसको रिव्यू किया गया था, उनको
जो इनका नोटिफिकेशन था 19/7/2005 को रेट ऑफ रिटर्न को रिव्यू किया गया था, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड ऑन द टेबल में फ़िक्स किया गया था, लेकिन उसके बाद 1/7/2005 को रेट ऑफ रिटर्न जो है 9.46 था। तो ये लिखा फाइनेंस डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 19/7/2005 हैज़ रिव्यू द रेट ऑफ रिटर्न को रिव्यू किया गया था नेशनल सेविंग स्कीम के। रिटर्न ऑन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हैज़ बीन फिक्स्ड इन द टेबल गिवन बिलो। आपको एक टेबल दिखाया जाएगा, उस टेबल में से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यानी ये बात कर रहे हैं कि उस टेबल में जो रेट दिए हैं वो फ़िक्स कर दिए गए थे। उसको रिव्यू किया गया था 1/7/2005 को। प्रॉफिट के बारे में लिखा गया एट द रेट्स प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट ऑफ पर्पस द ईयर वाइज पेबल अमाउंट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 इज़ गिवन एज अंडर। तो ये है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, यानी जैसे जैसे साल पूरा होता है, अगर आपने ₹100 की इन्वेस्टमेंट की है तो पहले, यानी मेच्योरिटी तो इसकी 10 साल की होती है, पहले साल आपको 105 मिलेंगे, सेकंड ईयर 112 मिलेगा, यानी आपकी अमाउंट 100 थी तो 105 हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी 10 साल के बाद आपको ₹100 के बजाय 247 आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो 10 साल के बाद आपके ₹100 247 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल कंसीडर हो जाएंगे। ये है टेबल, इस पर 9.4 यानी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज्ड फ्राम 1/7/2005, तो करंट जो है एट 9.46%। तो So current profit rate on defense savings certificate is 11.12% per annum since 10 December 2021 to till date. So what does it mean? तो इसका क्या मतलब है कि आपने अगर 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो 10 इयर्स के बाद आपके 1235 हो जाएंगे। और अगर आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, जो कि परचेज फ्राम 1/7/2005 से हुआ है, तो वो आपके 10 साल के बाद मेच्योरिटी के बाद 2,470,000 कंसीडर हो जाएंगे। यानी आप अगर 10 साल के बाद अपनी पेमेंट विड्रॉ करें तो वो आपको 2,470,000 जो आपको पे बैक करेंगे। जब प्रीवियस ईयर्स के जो रेट्स थे वो डिफेंस ऑन सेविंग सर्टिफिकेट परचेज फ्राम 1/7 यानी 1/7/2004 टू 30th, तो उस वक्त रेट जो था वो 8.15% था। इस रेट के हिसाब से आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसको कैलकुलेट किया जाता था, 10 साल उसकी मैच्योरिटी थी। यानी जो ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं टेबल में, ये आपकी मिनिमम 2014 तक। तो ज़कात की डिडक्शन इस पर किस तरह होती है कि वंस एट द टाइम ऑफ एक्चुअल इनकैशमेंट, यानी जब आप एक्चुअल इनकैशमेंट करेंगे, अपना पैसा लेंगे। विद होल्डिंग टैक्स का क्या इफ़ेक्ट होगा, विद होल्डिंग टैक्स कैसे डिडक्ट की जाएगी कि एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट द टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्राम इन्वेस्टमेंट मेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002 शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सच प्रॉफिट इफ सच डिपॉजिट एक्सीड 150,000। 1,50,000 से अगर आपका प्रॉफिट एक्सीड कर जाता है जो आपने डिपॉजिट किया है, तो फिर आपकी 10% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट की जाएंगी। उसके बाद हम चले जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट फ्राम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। जी हाँ, सर्टिफिकेट्स को जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसके तहत किया जा सकता है, वो एप्लीकेशन फ़ार्म आपको फ़िल करनी पड़ती है। एप्लीकेशन फ़ार्म जो है ड्यूली फिल्ड अलॉन्ग 2 कॉपीज़ ऑफ CNIC उस ऑफिस में जहां आपने ट्रांसफ़र करना होता है या जिसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया होता है वहां पर जमा सबमिट कराना पड़ता है। उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं SC6, नेम ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म है SC6। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए से, जो कि नेशनल बैंक SBP या शेड्यूल बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल सेविंग की वेबसाइट पे अंडर द ऑप्शन ऑफ फॉर्म्स आप वहाँ से इसको डाउनलोड किया जा सकता है, वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जानिब। अच्छा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन भी क्या इन सर्टिफिकेट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? जी हाँ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो भी एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा, लेकिन एप्लीकेशन का फॉर्म का नाम यहाँ पर SC4 होगा।
डेथ की सूरत में बग़ैर किसी फ़ीस के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी अगर कोई बंदा मर जाता है, उसके सर्टिफिकेट होते हैं, उसको अगर किसी दूसरे नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस पर कोई चार्जेस फ़ीस वगैरह कलेक्ट नहीं की जाएगी। तो इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से मेन चीज़ क्या है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो SC6 के तहत एप्लीकेशन फॉर्म के तहत ट्रांसफ़र होगा, जबकि फ्राम वन पर्सन टू अनदर SC4 के तहत ट्रांसफ़र होगा। ये डेथ के बारे में भी बात हो चुकी है, आपने अपने 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी लगानी हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई है। फिर प्लेज सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आता है प्लेज सर्टिफिकेट। प्लेज सर्टिफिकेट क्या होता है? जी हाँ, हम इसको भी प्लेज किया जा सकता है। कैसे प्लेज करते हैं? इन द नेम ऑफ गज़टेड ऑफिसर, यानी कोई गज़टेड ऑफिसर है उसके फेवर में हम इसको प्लेज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिसर होना चाहिए, या ऑफिसर लोकल अथॉरिटीज़ का होना चाहिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कॉरपोरेशन का होना चाहिए, या ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक होना चाहिए। लेकिन इसका मकसद क्या होता है कि ट्रीटिंग एज अ सिक्योरिटी, इस सूरत में हम प्लेज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शेल बी पेएबल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिर उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट, डिस्ट्रॉय और डैमेज सर्टिफिकेट। इसके यानी फिर क्या प्रोसीजर हमें अपनाना होगा अगर ये काम होता है तो। अगर ये केस आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने द परचेजर ऑफ हिज नॉमिनी और हायर्स एज द केस मे बी इंटाइटल्ड टू हैव डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू फ्राम इशूइंग ऑफिस ऑन completion of certain requirements which among others include the following। यानी सबसे पहले तो हमें FIR लिखवानी होगी, रोज़नामचा लिखवाना होगा अगर वैल्यू जो है हमारी 10,000 से ज़्यादा है। एप्लीकेशन फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द लॉस, यानी आपके जो सर्टिफिकेट लॉस हुआ किस वजह से हुआ है उसको आपने मेंशन करना होगा। अपनी फ़ोटोकॉपी भी लगानी होगी CNIC की, परचेज़र की। प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस भी इसके में साथ आपने डिपॉज़िट करवानी होगी, और इंडेमनिटी बॉन्ड 50 रुपये का स्टाम्प पेपर भी लिखवाना होगा। उसके स्पेसिमेन यानी जो फॉर्मेट है वो आपको नेशनल सेविंग वाले से ही मिलेगी कि किस तरह आपने इंडेमनिटी बॉन्ड 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फिल करना है। उसके बाद हम चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्राम अब्रॉड। अब्रॉड से जब इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर क्या प्रोसीजर होता है कि रेमिटेंस जो है एप्लीकेशन के, इन्वेस्टर फ्राम अब्रॉड जो है वो भी एप्लीकेशन के साथ रेमिटेंस को जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल को भेजे जा सकते हैं, या कंसर्न डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द और टू द नेशनल सेविंग सेंटर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती हैं वहाँ पर। यानी नेशनल ये जो बोल्ड किए हुए हैं रेमिटेंस जो है वो अब्रॉड से भेजी जा सकती है एप्लीकेशन के साथ इन बंदों के नाम पे, यानी जो इनके डिजिग्नेशन होता है इसके उस पर आप भेज सकते हैं। वहाँ से भी सर्टिफिकेट्स को जो है इन सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यानी इन रेमिटेंस को हम चेक के थ्रू भी या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी जो है वो इसको पे कर सकता है। सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है ओपन आफ्टर रेमिटेंस कंपाइंग द एप्लीकेशन इज़ इनक्लोज्ड एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, पैसा भेजा जा सकता है जो डिजिग्नेशन मेंशन की हुई है इनके नाम पर चेक के थ्रू। उसके बाद है द प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट एक्रूड ऑन अ सर्टिफिकेट इशूड अकाउंट ओपन अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिसीव थ्रू रेमिटेंस और ट्रांसफ़र फ्राम foreign currency account or surrendering foreign exchange bearer certificate, dollar bearer certificates shall be payable abroad to the purchaser in foreign currency if so desired by the investor। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, इसको भी बेशक वीडियो पॉज करके आप अपने पास नोट कर लें, या इसमें जो अहम चीज़ है, अहम चीज़ तो यही है कि किस तरह बाहर से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। तो वो फर्स्ट पैरा में बता दी गई है कि किस तरह की जा सकती है, फिर उसके प्रॉफिट का तरीका क्या होगा। उसके बाद चलते हैं सेल ऑफ डिफेंस सेविंग एंड स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट अब्रॉड थ्रू ओवरसीज़ ब्रांचेज। उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, इसको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। इसमें से चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मेन हैं, मेन चीज़ों के बारे में बात की हुई है यहाँ पर, आप काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। MCQs के लिए
अहम बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो स्किप ना करिएगा ताकि आपको MCQs सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये जैसे सेकंड पैराग्राफ में TT लिखा हुआ है, टेलीग्राफिक TT जो है ये अगर आप पाकिस्तान से पाउंड्स, डॉलर्स या फॉरेन करेंसी में कोई चीज़ बेचते हैं तो फिर TT करवानी पड़ती है, तो ये उससे रिलेटेड होता है। Thank you so much viewers for watching the video, and if you are new to the channel, please subscribe and do not forget to press the bell icon so you keep receiving notifications for informative video about your test.